नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि जनमत में। जनमत यानी एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग ले सकते हैं। हर दिन आपके लिए एक नया मुद्दा लेकर आते हैं और हर मुद्दे पर आपके लिए एक पोल होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे आप लाइव देखते हैं रात को 9 बजे आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम आपको दिखाते हैं विश्लेषण के साथ। चलिए आपको आज बताते हैं हम मुद्दे कौन से आज लेने वाले हैं, उनके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। कौन से मुद्दे आएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रयास करेंगे वो मुद्दे भी आपको बताएं। नवरात्र का दिन है पहला, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आए नवरात्रे माता के। सबसे पहले सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई सुदर्शन न्यूज की तरफ से और मेरे यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से। विस्तार में बताएंगे, मां की बात करेंगे क्योंकि मां का दिन है तो शुरुआत मां के नाम से ही होनी चाहिए। दिन की शुरुआत तो हुई थी, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत भी हम करेंगे मां के नाम से। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा जो है, पवित्रता से खिलवाड़ नहीं। किससे खरीद रहे हैं फल, किससे खरीद रहे हैं फूल, ये जानने का हक है आपको जानना चाहिए। और उससे भी अनुरोध करें कि स्वच्छता का वो ख्याल रखे। इसमें मजहब धर्म की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो ख्याल रखे कि भाई कैसे फूल हैं, कैसे फल हैं, पवित्रता का ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया। ये मुद्दा आपके हक का है जो हम उठा रहे हैं। आप भी आवाज उठाना सीख लीजिए। फिर युद्ध का असर क्या हो चुका है, युद्ध तो चल रहा है, अब उसका असर क्या हो चुका है पूरे विश्व में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बताएंगे कि भाई इजराइल अगर शांत है तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है क्या, उस पर भी चर्चा की जाएगी। फिर अगला मुद्दा जिसके बारे में बात करेंगे, वीर सावरकर जी का अपमान किया गया है। फिर से किया गया है, किसके द्वारा किया गया है उसका विश्लेषण करेंगे और उसको आईना दिखाएंगे, सच्चाई बताएंगे। फिर और अगला मुद्दा चलेंगे जो कि मुख्य मुद्दा है। डॉक्टर सुरेश चौहान की जी सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन परिवार की तरफ से जिस मुद्दे को उठाया गया है, ये भी आपके हित का मुद्दा है जिसको सुदर्शन परिवार ने और डॉक्टर सुरेश चौहान की जी ने उठाया है। जनता एनआरसी। आपसे अभी भी कहूंगा हैशटैग JANATA कैपिटल में एनआरसी टाइप करेंगे, आप उस हैशटैग में आ जाएंगे। ट्वीट करिए, समर्थन दीजिए, आसपास के घुसपैठियों को पहचानिए और उनको बाहर निकालने में, अगर बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो प्रशासन को उनके बारे में सचेत करने का अपना योगदान दें। ये श्रम आप करें, ये दान आप करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए माता का नाम लेंगे, जय माता दी कहेंगे और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को फिर से नवरात्र के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पौराणिक मान्यता है कि नवरात्रि पर कलश स्थापना करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही नवरात्रि में जौ बोने का भी बहुत महत्व है, यानी जौ बोने का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और जौ बोने के पीछे का कारण और विशेष महत्व क्या है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लीजिए मां को प्रणाम करिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप खड़े हैं तो जूते चप्पल उतार कर ये कार्यक्रम जरूर देखें और सहपरिवार देखें। नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है? कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है, तीर्थ के समान है कलश, और इसकी स्थापना एक जगह पर सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अगले जो ग्राफिक में आपको बताएंगे, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के विभिन्न भागों में त्रिदेवों का वास होता है। त्रिदेवों का वास होता है। कलश का आकार गोल होता है और इसका मुख छोटा होता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश का मध्य भाग मातृ शक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। इस कारण से नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खाली कलश को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए कलश को पहले पानी से भर दिया जाता है। पानी से भरे हुए कलश को संपन्नता और धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। कलश को पानी से भरने के बाद कलश में दूर्वा, सुपारी, अक्षत डाले जाते हैं। इसके ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं। दूर्वा को संजीवनी के गुण, ध्यान से सुनिएगा, दूर्वा घास जो होती है जिसका खास महत्व है, ऐसे ही नहीं है। दूर्वा को संजीवनी के गुण, जीवन और उमंग का प्रतीक माना जाता है। संजीवनी बूटी किसी ने नहीं देखी, लेकिन दूर्वा का महत्व समझ लीजिए, शायद ये संजीवनी का एक रूप हो।
नवरात्रि में कलश स्थापना के समय जौ बोना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जौ है वो पहली फसल थी, पहली फसल के तौर पर इसको माना जाता है, इसलिए इसे पूर्ण फसल का दर्जा दिया गया है। जौ को सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तेजी से और घने बढ़ते जौ सुख समृद्धि का संकेत माने जाते हैं। देखिए मान्यताएं और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने घर पे बच्चों को भी सिखाइए कि जनमत रोज देखें, कुछ ऐसा नया सीखें। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहले जौ ही उगी थी, जौ को उगाया गया था। इसी कारण से नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना के समय जौ या जवारे बोए जाते हैं। ये थे कलश और जौ के महत्व जो हमने आपको बताए, आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से जय माता दी का जयकारा लगाइए, माँ को याद करिए और समझिए महत्व, बच्चों को भी समझाइए। नवरात्रि के 9 दिन जो है वो आपको मनाने हैं, रोज मनाने हैं। हर दिन कुछ नया है, हर दिन एक माँ के नाम में है और माँ की वो शक्तियां जो हैं वो आपको बताई जाएंगी। अगली खबर का रुख करने के लिए मुझे कहा जा रहा है, अगली खबर का भी मैं रुख करता हूं। ये देखिए, दुकान नाम से ये खबर है। क्या है दुकान नाम की खबर, वो आपको बता दें। हिंदुओं के हर त्योहार में पवित्रता का बड़ा महत्व है। पूजा सामग्री से लेकर भोग सामग्री तक और पूजा स्थान से लेकर खान पान तक हर चीज में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। गांव क्षेत्र में तो सभी लोग अपने ही घर का अनाज सामग्री का इस्तेमाल कर पूजा में उपयोग करते हैं। अपने ही घर में जो सामान जो है उगाया जाता है गांव में, खास तौर पर पुराने गांव में, वहां पर जो उगाते हैं वही इस्तेमाल करते हैं पूजा में। पवित्रता का ध्यान रहता है कि भाई हमने अपनी खेत से सामान लाया और माँ को चढ़ाया, अर्पण किया, भोग लगाया, प्रसाद बनाया, खुद भी खाया, सभी को खिलाया। लेकिन शहरी इलाकों में हर सामान बाजार से लाया जाता है। एक परेशानी भी है, लेकिन शहर में रहना है तो ऐसा तो करना पड़ता ही है। लेकिन इनमें मिलावट का ध्यान नहीं दिया जाता। ये कारण है शहर में मिलावटखोरी ज़्यादा है, जिससे पवित्रता जो है वो भ्रष्ट होने का खतरा बना रहता है। और कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि भाई उसमें अपवित्र खाना था, आपने उसको खा लिया, किसी में थूक, किसी में कुछ। मैं उन शब्दावलियों का प्रयोग भी नहीं करूंगा, माँ का दिन है। लेकिन इसी पवित्रता पर एक खतरा भी आपको बताएं, वो ये क्या है हम आपको बताते हैं उस खतरे के बारे में। हर साल माता रानी के नवरात्रे आते हैं और हर साल जगह जगह मेले का आयोजन किया जाता है। मेले सभी हिंदू अपने परिवार के साथ घूमने फिरने और खाने पीने जाते हैं। लेकिन इस मेले में कौन सा व्यक्ति किस मजहब का है, धर्म का है और कौन सा व्यक्ति क्या परोस रहा है, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से जाने अनजाने में हर साल कई लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आपने तिरुपति का मामला सुना था, आपने वो भी मामला देखा जिसमें कैसे कैसे खाने में थूक दिया जा रहा था, आपकी रोटियों में भी थूक लगाई जाती है और प्रसाद के साथ भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है, फूलों में थूका जाता है, ऐसी वीडियोस भी सामने आई है, सेबों में थूका जाता है, वो भी आपने देखा। अब इसी चीज को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ द्वारा नेम प्लेट का आदेश जारी किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान यह कहा कि नाम लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ यह लिखा होना चाहिए कि कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी। लेकिन उसके बाद जब जिहादियों ने खाने में मिलावट के कई मामले दिखाए, उन्होंने काम ऐसा किया जिसमें उन्होंने या तो हिंदू नाम का इस्तेमाल किया हुआ था या फिर अपनी दुकान पर शाकाहारी लिखा हुआ था, लेकिन लोगों को मिलावटी खाना परोस रहे थे। उसका ही एक उदाहरण है ये वीडियो जो हम आपको दिखाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हरिद्वार से नहा के आया था, हमने कहा में रोका, गाड़ी रोकी है तो हमने देखा चारों तरफ, तो हमें वेज सामान नहीं मिला। एक उसने क्या नाम था उसका, सलीम है जो भी है नाम, तनवीर। उसने बताया कि हम वेज बिरयानी देख रहे हैं, तो उस पर लिखा भी हुआ था, बोर्ड पे बाकायदा लिखा हुआ था वेज बिरयानी है। हमने पूछा वेज है कि नॉन वेज है, बोला वेज है, तो हमें उसने डाल के दे दिया अंदर से बिना दिखाए। तो हमने जब देखा खोल के तो उसने डाल के हमें दे दिया था, जब हमने खोल के देखा है तो उसमें चिकन गिरा हुआ था। मैं हरिद्वार से नहा के आया था, हमने कहा में रोका, गाड़ी रोकी है तो हमने देखा चारों तरफ, तो हमें वेज सामान नहीं मिला। एक उसने क्या नाम था उसका, सलीम है जो भी है नाम, तनवीर। उसने बताया कि हम वेज बिरयानी देख रहे हैं, तो उस पर लिखा भी हुआ था, बोर्ड पे बाकायदा लिखा हुआ था वेज बिरयानी है। हमने पूछा वेज है कि नॉन वेज है, बोला वेज है, तो हमें उसने डाल के दे दिया अंदर से बिना दिखाए। तो हमने जब देखा खोल के तो उसने डाल के हमें दे दिया था, जब हमने खोल के देखा है तो उसमें
चलिए, ये अनुज त्यागी नाम का व्यक्ति है जो हरिद्वार से गंगा नहाकर आ रहा था। शामली में दुकान पर वेज बिरयानी लिखा देख गाड़ी इसने रोक दी। अब दुकान वाले से अलग से भी पूछा कि भैया वेज बिरयानी है ना, और दुकानदार ने कहा हाँ भैया वेज ही है, पर दुकानदार तनवीर ने अलग से चिकन डालकर नॉन वेज बिरयानी परोस दी। अब ये मामला सामने आया और ऐसे ना जाने कितने मामले सामने आएंगे, जिसके बाद इतने मामले सामने आए कि जिसके बाद लोगों को मालूम हुआ कि नाम जानना क्यों जरूरी है। इसके तुरंत बाद योगी सरकार ने सख्त आदेश पारित कर दिए कि सभी होटलों और ढाबों पर मालिक से बावर्ची तक का नाम होना अनिवार्य है। योगी सरकार के इस फैसले की सराहना हिमाचल कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी की थी। अब नवरात्रि की पवित्रता देखिए उसको बनाए रखने के लिए ऐसा ही फैसला मध्य प्रदेश के रतलाम में लिया गया। नगर निगम ने नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को दुकान पर अपना असली नाम लिखने के निर्देश दिए हैं। जिले के व्यापारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे बिजनेस में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे तुगलकी फरमान बताते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। मुस्लिम पक्ष का नेतृत्व शहर काजी कर रहे हैं। दुकानों पर अपने असली नाम लिखने का निर्णय रतलाम नगर निगम की राजस्व समिति ने लिया है। इस समिति में दिलीप गांधी ने बुधवार को 2 सितंबर 2024 को बताया कि दूसरे प्रदेशों से कई व्यापारी चूड़ी बिंदी बेचने आते हैं। इन बाहरी दुकानदारों को मेले में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नवरात्रि मेले में दुकानदारों को उनके असली नाम लिखकर व्यापार करने की हिदायत दी गई है। इसी के साथ 12 अक्टूबर तक चलने वाले मेले में लगने वाली दुकानों के आवंटन भी आधार कार्ड देख के किए जाएंगे, जिससे कोई दुकान किसी बिचौलिए को ना मिल पाए। नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष लामबंद हो गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से रतलाम के शहर काजी सैयद आसिफ ने बयान जारी किया कि उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले जैसा ही बताया है। नगर निगम के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताते हुए आसिफ ने इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। मुस्लिम पक्ष ने अपने विरोध की जानकारी जिला अधिकारी को भी दे दी है। शहर काजी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर बोर्ड लगाने के फरमान की वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हुआ तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। रतलाम के कई व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा जारी बोर्ड पर प्रोप्राइटर का नाम लिखने के फैसले का समर्थन किया है। आपको बताते चलें कि हर नवरात्रि पर रतलाम के कालिका माता मंदिर में 9 दिनों का गरबा रास होता है। तब यहाँ 3 से 12 अक्टूबर तक लगने वाले मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। आने वाले इन लोगों में श्रद्धालु और दुकानदार दोनों शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि नेम प्लेट मामले में पर कोई भी फैसला आता है तो हिंदू को बुरा क्यों नहीं लगता। ये मुसलमानों को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन एक बात तो ये भी है कि पुलिस का सायरन बजता है तो चोर पहले भागते हैं, तो ये भी उसी का नतीजा नहीं है क्या। लेकिन हिंदुओं को भी समझना होगा कि जैसे ही नेम प्लेट का नाम आता है तो ये लोग भड़क क्यों जाते हैं। इसका मतलब है कि जिहादियों की दाल में कुछ काला है, क्योंकि इन्होंने अपने ढाबे की दाल में मिलावट का माल डाला है। तो हिंदुओं हो जाओ सावधान, यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, यहाँ उनकी दाढ़ी में तिनका है जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने कुछ उल्टा किया है, तो उन्हीं से बचकर आपको रहना है। तो ये हमारा खास था माँ के नाम। और क्या फूल आप लेते हैं, दुकान कहाँ पर खरीदारी करते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताने का हमने प्रयास किया। चलिए इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न भी जो पूछा वो भी आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए वो मेले की दुकानों पर होनी चाहिए क्या नेम प्लेट, ये हमारा प्रश्न आपसे था, जिसका उत्तर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया। तो मेले में होना चाहिए नेम प्लेट दुकानों पर 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि नेम प्लेट जो है वो जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले मुद्दे का रुख करेंगे। अब बात करेंगे जिहादियों की आड़ में छुपे घुसपैठियों की। हम बात करेंगे जनता एनआरसी की। ये जनता एनआरसी क्यों जरूरी है, इसके क्या मायने हैं। ये मुद्दा सिर्फ आपसे या मुझसे नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है हमारे देश से, देश के युवाओं से, देश के उन गरीब लोगों से जिनका हक छीन लिया गया है। और ये छीना है घुसपैठियों ने, देशद्रोहियों ने, जिहादियों ने।
तभी तो सुदर्शन कहता है कि जनता एनआरसी समय की मांग है। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। सबनी है ठाना जनता एनआरसी ही लाना। जनता एनआरसी का दम, फर्जी लोग होंगे बेदम। घुसपैठियों को भगाना है, जनता एनआरसी लाना है। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोगों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, घुसपैठियों को बाहर निकालो, सुरक्षा से जो खिलवाड़ करे उसे जेल में डालो। मुल्ला जिहादी की नो एंट्री, सभी को चाहिए जनता एनआरसी। ये कहना है जनता का। जनता की आवाज को आगे बढ़ाते हुए सुदर्शन न्यूज ने जनता एनआरसी लाने का संकल्प लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जनता एनआरसी लाओ, देश बचाओ। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक सभी को मिल रहा है। व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे तो रोजगार किसी का छीन रहे, किसी का जैसे मुंह का निवाला छीनने वाला, बच्चों के मुंह का निवाला छीन रहे, किसी का रोजगार छीन रहे, किसी की जमीन छीन रहे, किसी की इज्जत छीन रहे, भारत माता की सुरक्षा छीन रहे। अब कल्पना करिए कि हम जहाँ खड़ी इस मुंबई में, यहाँ का समुद्र का राजा, यहाँ का कोई भाई होता था, लेकिन आज बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गया। तो इतनी खुली सीमा है, उस सीमा पर अगर बांग्लादेशियों का राज है और वो 100 नॉटिकल माइल अंदर जाकर अगर मच्छीमारी कर रहे तो कुछ लेकर भी तो आ रहे होंगे। यहाँ पर हमला करने वाला जो लास्ट हमला हुआ था कसाब, वो भी तो समुद्र से आया था। इसलिए हमने राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जो आपका सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, लेकिन केवल राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, व्यक्तिगत सुरक्षा का भी है, क्योंकि जेलों में भी सबसे ज्यादा यही लोग हैं। इसलिए व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय तक ये मुद्दा है। जनता एनआरसी आंदोलन का उद्देश्य महाराष्ट्र समेत देश भर को अवैध घुसपैठियों से मुक्त कराना है, जो राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। तभी तो कई बार सार्वजनिक मंचों को साझा करते हुए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने इस बात पर जोर दिया है। ये है कि आसाम से जो 3 लाख लोग निकले हैं, उनमें से 75% लोग महाराष्ट्र में आए हैं। मतलब 2 लाख से बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र में घुसपैठियों का हुआ है, तात्कालिक कारण। लेकिन इसका बड़ा कारण ये है कि 10 करोड़ लोग पूरे भारत में घुसपैठे हैं और महाराष्ट्र में करीब 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। तो 13.5-14 करोड़ के महाराष्ट्र में अगर 1 करोड़ लोग घुसपैठे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। ये सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार चुनाव डिक्लेयर होने के पहले एनआरसी की घोषणा करे, ऐसा हम चाहते हैं। सारे राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे में इसका संकल्प ले लें, ये भी चाहते हैं। और अगर वो नहीं करते तो फिर जनता एनआरसी करेगी। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भी धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने बताया कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठी मौजूद हैं, तो वहीं 12 लाख घर घुसपैठियों के कब्जे में है और जनता एनआरसी का उद्देश्य इन्हें मुक्त करके गरीबों को घर देना है, क्योंकि जनता एनआरसी समय की मांग है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने कहा कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन करते हैं कि जनता एनआरसी को चुनाव के पहले लागू किया जाए, और अगर सरकार नहीं करेंगी तो जनता एनआरसी हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जनता एनआरसी पर सिविल सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र के संयोजक डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन किया है कि वो इस मामले पर अपनी भूमिका स्पष्ट करें। डॉक्टर चौहानकी जी ने आम जनता और पत्रकारों से भी निवेदन करते हुए कहा कि हमारे संकल्प में घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र बनाने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वीर सावरकर जी के पोते रंजीत सावरकर जी ने भी कहा कि यहाँ के लोगों को आने वाले समय में खाने की भी समस्या होने वाली है। घुसपैठियों को आप देखिए भारत में रहने का कोई हक नहीं है, उसके लिए आज ही हमें जागरूक होना होगा और इन्हीं घुसपैठियों के कारण मुंबई में भारी मात्रा में ड्रग तस्करी हो रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि जनता एनआरसी क्यों जरूरी है, उसको भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जब तक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप #जनता एनआरसी टाइप करें ट्विटर पर और आप सीधा हमारे मुहिम में जुड़ें। देखिए, बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे बड़ी समस्या है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या ये एक बड़ा कारण है कि जनता एनआरसी जरूरी है। मुस्लिम जनसंख्या कम करने के उपाय ये भी आपको बता दें, इसमें क्या उपाय है। जनता एनआरसी जनसंख्या नियंत्रण का एक प्रभावी उपाय है। जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है वो भी बहुत जरूरी है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जनता एनआरसी का साथ देना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि जनता एनआरसी की अपील क्या है। अपील क्या है, अपील भी बताएंगे। ये तो आपको बता दें,
अपील है घुसपैठियों को 10 दिनों में राज्य छोड़ने की अपील की जाएगी। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं बात बता रहा हूं, सर्च और खोजना, घर घर जाकर सर्च किया जाएगा। यह जरूरी है कि आप अपने पड़ोसी तक से भी पूछें कि भाई घुसपैठिया तो नहीं छुपा के रखा, देखो डिटेक्ट करो या चिन्हित करना, दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया जाना, यह बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। और फिर अगर पता लग जाए तो डिपोर्ट करना, चिन्हित घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जनता एनआरसी पर सुदर्शन के क्या सवाल हैं, सुदर्शन न्यूज क्या कह रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो भी बताएंगे। ये वो सवाल हैं जो हमारे और आपके भविष्य के लिए जरूरी हैं कि भाई जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन से बन सकता है तो फिर आगे क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने ही देश में सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ये सोचिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है और अपने देश में क्या वो नहीं आ सकते? भारत में क्यों बांग्लादेश के हिंदू जो सदियों से वहां बसे हुए हैं आज अल्पसंख्यक बनकर वहां पर अत्याचार सहने पर मजबूर हो गए हैं? ये भी एक मुख्य मुद्दा है। और क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को भी एक अलग हिंदू देश की मांग करने का पूरा अधिकार नहीं है? जैसा मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए कर डाला था तो बांग्लादेश को भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूं वो उनको एक अच्छा सा देश अब दे भी देना चाहिए। अगर गाजा और फिलिस्तीन के समर्थक मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर सकते हैं तो क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को भी अपने देश की मांग करने का अधिकार नहीं है? ये प्रश्न है हमारे, जिसका उत्तर आप अपने आप से पूछिए, अपने आस पड़ोस से पूछिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा में असफल हो चुकी है? जनता एनआरसी, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ महत्वपूर्ण है, आपको समझना यही है। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित हिंदू राष्ट्र बनाना ही अब एकमात्र समाधान है? ठीक है, तो ये जनता एनआरसी के हमारे सवाल हैं जो हमने आपसे पूछे। अब क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के अलग देश की मांग का समर्थन करते हैं तो हिंदुओं की मांग क्यों अनदेखा की जा रही है? तो जनता एनआरसी की मुहिम के साथ आप जुड़िए और आप जुड़ेंगे तो आपका ही हित होगा। हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि जनता एनआरसी लागू कर देना चाहिए क्या? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर जो सवाल था वो आपको बता दें, जनता एनआरसी लागू कर देनी चाहिए। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये चाहता है कि लागू हो जाए। 2% लोग कौन है वो आप खुद ही जानते हैं, लेकिन बहुमत चाहता है लागू हो जाए। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इस लड़ाई में इजराइल के 8 सैनिक मारे गए हैं, इनमें 2 कैप्टन भी हैं। बीते दिन इजराइल ने ऐलान किया था कि वह लेबनान पर जमीनी आक्रमण कर रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि बॉर्डर के पास 2 जगह उसका आईडीएफ से सामना हुआ। पेजर ब्लास्ट की घटना से शुरू हुई कहानी हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी है, स्थिति बन रही है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सेना के 3 टैंकों को नष्ट कर दिया है और दर्जनों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। दोनों देशों के बीच तनाव जारी है और उस तनाव का असर अब भारत सहित पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या है मामला पूरा, क्या है सच्चाई? हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और फिर आप मामले की गंभीरता को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। गाजा में लड़ाई की वजह से करीब 1 साल से जारी टेंशन अब काफी बढ़ चुका है। पेजर ब्लास्ट की घटना से शुरू हुई कहानी हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद तीसरे विश्व युद्ध का आकार लेता दिखाई पड़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी। ईरान के हमले के बाद लेबनान में वॉर में आईडीएफ के 8 सैनिक वीर गति को प्राप्त किए। इसको लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि ये हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए सीमा पार करने के बाद से इजरायली सेना को पहला नुकसान है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के 3 टैंकों को नष्ट कर दिया है और दर्जनों सैनिकों को मार गिराया है। लेबनान ने ये भी कहा कि उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों के साथ भिड़ रहे हैं और उसने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है और ईरान और इजराइल के बीच तनाव का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है।
कच्चे तेल की कीमत में पिछले 2 दिन में काफी उछाल आई, जबकि शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। BSE सेंसेक्स आज कारोबार के दौरान 1600 अंक से अधिक गिर गया, जबकि निफ्टी में भी 500 अंक से ज्यादा गिरावट रही। जानकारों का कहना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर व्यापक असर हो सकता है। खासकर भारत के लिए इसके व्यापक मायने हो सकते हैं। खाड़ी देशों के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ सकती है। वहां काम कर रहे भारतीयों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। साथ ही देश की ग्रोथ पर असर हो सकता है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर फर्क पड़ेगा। भारत अपना 85% तेल आयात करता है। भारत की 60% ऑयल सप्लाई होर्मुज की खाड़ी से होती है। संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमत 80 बैरल प्रति डॉलर तक पहुंच सकती है। युद्ध का नकारात्मक असर भारतीय शेयर बाजारों पर असर दिखने लगा है। जानकारों का कहना है कि अगर ईरान के बंदरगाहों पर हमला होता है तो इसका विश्व व्यापार पर व्यापक असर होगा। ईरान फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और चैंपियन सागर के स्थित है। इस संघर्ष से भारत का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रभावित हो सकता है। इजराइल पर हुए हमले के बाद ये तय है कि आगे की स्थिति आसानी से सामान्य नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि इजराइल क्या दे पाएगा ईरान को मुंह तोड़ जवाब। उत्तर क्या है आप जरा वो देखें। 88% लोगों ने कहा हाँ यानी यस, 12% लोगों ने कहा ना यानी कि नो। इजराइल दे पाएगा ईरान को मुंह तोड़ जवाब 88% लोग, यानी बहुमत को विश्वास है, लेकिन फिर भी 12% लोग हैं जो मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लें और अपनी राय हमको दें। चलिए, कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से वीर सावरकर जी का अपमान किया है। ये पहली बार नहीं है जब उनके बारे में अपशब्द बोले गए हों। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को जब भी मौका मिलता है तो वो महापुरुषों का अपमान करने बैठ जाते हैं। सावरकर जी हिंदुत्व के पुरोधा थे, हिंदुत्व की राजनीति के जनक थे, इसलिए कांग्रेस को जब तक सावरकर जी से वो उनका नाम रहेगा उससे कांग्रेस को एलर्जी होती रहेगी। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार अपनी कुंठा को प्रदर्शित करते हुए सावरकर जी के बारे में अनाप शनाप बातें कही गई हैं। नया मामला कर्नाटक से है। कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने वीर सावरकर जी को लेकर एक बार फिर अपना असली चरित्र पेश कर दिया है, अपने मन की बात कह डाली है, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल एक पुस्तक के कन्नड़ संस्करण के विमोचन के अवसर पर कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वीर सावरकर जी मांसाहारी थे। इतना ही नहीं, उनके बारे में कांग्रेस नेता ने कहा उन्होंने गौहत्या का विरोध नहीं किया। सावरकर चित्पावन ब्राह्मण होने के बावजूद यहां तक बोल डाला इन्होंने अनाप शनाप कि वो गोमांस खाते थे। अब उनके इसी बयान पर हंगामा मच चुका है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं सावरकर जी के पोते ने मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि पहले राहुल गांधी ऐसा कर रहे थे, अब उनके नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस हिंदू समाज को जातियों में बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की तरह ही है। क्या बयान सामने यहां आ रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो आपको सुनाते हैं ताकि आप इस मुद्दे को और अच्छे से समझ पाएं। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हो और भारत को बदनाम करते हो तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था। This statement was an absolute falsehood and it is a strategy of Congress to defame Savarkar time and again, and particularly when some elections are coming up. Earlier Rahul Gandhi was doing it, and now as there is a process was issued against Rahul Gandhi in Pune and Nasik,
and I hope that soon it will be issued in Mumbai also. So Rahul Gandhi is avoiding making statement on Savarkar, but now his leaders are making statements. So first of all, they have come out openly that Savarkar is Brahmin and Gandhi is non-Brahmin and all. So Congress has shown its real face now, that Congress wants to divide the Hindu society between the caste and win elections. So this is the policy of British's policy, divide and rule. Secondly, the statement about Savarkar eating beef and Savarkar was supporting cow slaughter is totally falsehood. His original article in Marathi was Go Pujan Nave Tar Go Palan Nave. What he meant to say was that cow was very useful and that's why the status was given as a deity. So he says it is not sufficient. You have to protect the cows, and not only protect the cows, you have to feed them, you have to, there has to be enhancement, you have to use. कठोर निंदनीय है, अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की, दुर्भाग्यपूर्ण की, हास्यास्पद बयानबाजी है। कांग्रेस ने हमेशा ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का, देश के वीर सैनिकों का, सुरक्षा बलों का अपमान किया है, अपमान किया। वीर सेना से हिसाब मांगते हैं, कितनी गोलियां चली, देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं, आतंकवादियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है, यासीन मलिक जैसे सेना के अधिकारियों के हथियारों के लिए चार्टर्ड विमान भेजा जाता है, फोटो शूट की जाती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों को महामंडित किया जाता है, पार्टी में उचित स्थान दिया जाता है, दिल्ली से लोकसभा लड़ने को दी जाती है, स्टार प्रचारक बनाया जाता है, अफजल गुरु को नायक मानने वालों के साथ गठबंधन किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और वीर सैनिकों का, वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा, जो क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत है, ऐसे वीर विनायक दामोदर सावरकर को आप बार बार अपमानित कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कि ये लोग जो है इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है, ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं। और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास ये लोग। जिस तरह से कांग्रेस के प्रतिनिधि ने सावरकर के लिए अशब्द कहे और ये दिखाया कि कांग्रेस अपनी एक मानसिकता से गुजर रही है जो राष्ट्र विरोधी मानसिकता है। स्वतंत्रता सेनानियों का निरंतर रूप से अपमान करना, सनातन रूप का अपमान करना, या फिर बात कहो तो चौराहे पर बैठ के अपने लोगों के साथ बीफ खाना, या आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना आई लव बीफ, इस साफ दर्शाता है कि किस तरह से महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में जहां कांग्रेस ने हमारे वीर सावरकर को अपमानित किया, लेकिन साथ में ये भी भूल गए कि गांधी के अंतिम क्षणों के बाद किस तरह से चित्तपवन ब्राह्मण का वहां पे नरसंहार करा गया, और ये भी भूल गए कि किस तरह से स्वतंत्र वीर सावरकर को उन्हीं की इंदिरा गांधी जी ने 1976 के अंदर में वीर कहा, एक पेट्रियोटिक कहा, 11,000 का डोनेशन दिया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार आज गुजर रही है, ये दिखाता है कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है, राष्ट्र विरोधी बातें करती है और राष्ट्र हित में काम करने वाले सभी लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरह से अपमानित करती है। चलिए, आपने मुद्दे को ध्यान से समझा, आपको हमने पूरी डिटेल में बयान भी सुना है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, सब कुछ आपको बताया। फिर हमने आपसे भी पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा कि भाई वीर सावरकर जी के अपमान पर कांग्रेस माफी मांगे, उनको माफी मांगनी चाहिए। 93% लोगों ने कहा हाँ, 7% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये चाहता है कि माफी मांगी जाए। चलिए अगले मुद्दे का रुख करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कल यानी 4 अक्टूबर को अपना सरकारी बंगला खाली करने जा रहे हैं। इसके बाद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल के घर में रहेंगे। आप सांसद का घर नई दिल्ली विधानसभा में ही है। यही नहीं, केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट और दिल्ली चुनाव का प्रचार भी इसी नए ठिकाने से देखने वाले हैं। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नए आवास को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं, पार्षदों, विधायकों और सांसदों ने केजरीवाल को अपना घर देने की पेशकश की थी। अरविंद केजरीवाल का बतौर सीएम सिविल लाइंस में, आपको सोचिए, फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित सरकारी आवास ही उनका परमानेंट ठिकाना था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब उन्हें ये घर खाली करना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद नवरात्रि की शुरुआत होते ही उस सरकारी बंगला खाली कर अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो जाएंगे। अब खबर है कि वो नई दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित सांसद आवास में रहेंगे। ये सांसद आवास आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा भेजा था। केजरीवाल इसी बंगले में अपने परिवार के साथ रहेंगे। यहीं से वो अपना विधानसभा का काम संभाल देखेंगे और आगामी चुनावों की तैयारी करेंगे। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि कौन सा वो प्रश्न है आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में, कि केजरीवाल की वोटों की राजनीति फिर से शुरू है क्या। 86% लोगों ने कहा हाँ और 14% लोगों ने ना कहा है। चलिए पोल को हटाते हैं। ये मुद्दे थे आज के। आज इतना ही समय हमें आज्ञा देता है आपके साथ संवाद करने के लिए। आज के जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।